ठीक। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम अगेन। आई एम सुरेंद्र नागिया, फैकल्टी इन केमिस्ट्री। काफ़ी दिन से हम लोग क्लास कर रहे हैं बेटा। हमारा पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और इस चैप्टर के अंदर जो बेटा चीज़ें हैं वो हमने देखी हैं। थोड़ा इजी सा टॉपिक था, ज़्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है। तो मैं आपसे बात ये करना चाहूँगा कि अभी आपका कल सर ने आप लोगों से डिस्कस किया होगा बेटा असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट डीपीपी के बारे में डिस्कस किया होगा बेटा। तो आप लोगों में से जो है कितने लोगों ने डीपीपी स्टार्ट किया है अभी? एटॉमिक स्ट्रक्चर का डीपीपी बेटा किसी ने स्टार्ट किया है या किसी ने नहीं किया है? गुड आफ्टरनून सरफराज, गुड आफ्टरनून फरहीन, शिवानी, ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून। हिमांशु बेटा फर्स्ट चैप्टर हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसका डीपीपी अवेलेबल है आपकी काइट्स पे। काइट्स जो है उसमें कर लिया है सभी ने। हर्षिता कर लिया है स्टार्ट सर? हाँ स्टार्ट कर लिया है हर्षिता। हाँ बेटा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ ये जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया है, जो फर्स्ट चैप्टर किया है बेटा, इसके अंदर आप लोगों ने कल सर ने आप लोगों से डिस्कस किया होगा, फिजिक्स वाले सर ने आप लोगों से डिटेल में डिस्कस किया होगा कि आपका जो डीपीपी या असाइनमेंट है वो अवेलेबल है और वो आप लोगों को करना है बेटा। जितना आता है उतना करना है, कंप्लीट करना है, कोशिश करना है। नहीं होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो किन किन लोगों ने कर लिया है जरा बताएं आप। हाँ फरहीन स्टार्ट किया है बेटा, स्टार्ट किया। उसमें देखो काफी सारे मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर वो हमने कर लिए ना तो हमारा एक तरह से एक फर्स्ट कोर्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा बेटा। फिर कुछ एक टेस्ट लेंगे तो उसमें क्वेश्चन आएंगे तो सेकंड कोर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से यही डेवलपमेंट का मेथड होता है बेटा। इसी से हमारा सब्जेक्ट एक्सपर्टाइजेशन आता है हमारे पास। स्टार्ट है सर? हाँ बिल्कुल बेटा स्टार्ट करना है हिमांशु, उसको कंप्लीट भी करना है। कंप्लीट नहीं हुआ है फरहीन, कंप्लीट अभी करना। मैं आज अभी आपको टाइम लिमिट दे रहा हूं तो उस दिन फिर मैं आपको सभी स्टूडेंट को डिस्कस करूंगा। स्टार्ट कर दिया है? अच्छा ऐसा कोई बच्चा मैसेज लिखो बेटा जिसने अभी स्टार्ट नहीं किया है, जिन्होंने अभी असाइनमेंट स्टार्ट नहीं किया है बेटा। ऐसे कोई जिसने बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया, अभी बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं लिया है, ऐसा कोई स्टूडेंट? गुंजन आपने स्टार्ट कर दिया है। ऐसा कोई बेटा स्टार्ट नहीं किया हो? रितु आपने स्टार्ट किया, अंशिका ने कर दिया है। हाँ बेटा कंप्लीट करना है। अब देखो क्या उसमें सभी क्वेश्चन हो रहे हैं बेटा? जिन लोगों ने स्टार्ट किया है मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, सभी क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे। आपको क्या लगता है क्या सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं? क्योंकि कोई भी असाइनमेंट कोई भी पेपर होता है उसका पार्ट होते हैं बेटा। एक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे। एक बिल्कुल बिलो होते हैं, एवरेज बिलो, पढ़ लिया और कर लिया। हाँ हाँ मनी करना है बेटा। आप क्या फर्स्ट क्लास से हैं मनी? मोनी, मोने है ना, मोने, मोने आपका नाम बेटा। तो आपने फर्स्ट क्लास से हैं मेरी क्लास में या लेट किया है एडमिशन? संध्या, संध्या बेटा क्यों स्टार्ट नहीं किया? आप तो क्लास में आ रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं बेटा। स्टार्ट करना है उसमें। ई काइट्स पे जा करके आप जो स्टूडेंट का आपका लॉगिन है उसमें करोगे तो केमिस्ट्री वाला निकालोगे, उसमें आ जाएगा। महनाज शेख, महनाज शेख आपका फर्स्ट क्लास है, कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट क्लास है, आपको आगे से कंटिन्यू करना है। पीछे वाले वीडियो रिकॉर्डिंग आपने देखने हैं और उसको सोल्व करना है। मोने लेट एडमिशन, कोई बात नहीं बेटा, लेट एडमिशन है। जब से आपने स्पेशली जैसे आज बेटा, और कौन कौन नया है आज? कौन कौन नया है आज बेटा? कौन नया है आज? रिप्लाई करो बेटा जिसका फर्स्ट डे है। एक तो अभी मुझे रिप्लाई किया है, और कौन है? महनाज है, महनाज शेख। महनाज शेख आज आपका फर्स्ट क्लास है, किसी और का बेटा आज फर्स्ट क्लास? गुंजन आपका लेट एडमिशन है, कोई इश्यू नहीं बेटा। अब नेक्स्ट जैसे ही चैप्टर करें तो उससे कंटिन्यू हो जाना, फिर जैसे ही मौका मिलेगा इस पुराने वाले को भी कर लेंगे। मैग्नेट बिल्कुल बेटा सारे क्वेश्चन बताएंगे, जहां जहां प्रॉब्लम आएगी सरफराज सारे क्वेश्चन करेंगे बेटा, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं। वो मेरी जिम्मेवारी, इट इज माई ड्यूटी, नो नीड टू वरी। योर सिलेक्शन इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। आप अभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी मैं टाइम बता रहा हूं तो मैं अभी बताऊंगा, अभी अनाउंस करने जा रहा हूं अभी मैं टाइम, तो अभी बताऊंगा आप लोगों को बेटा। अच्छा आज सिर्फ एक स्टूडेंट है सिर्फ,
उसके अलावा नहीं है बेटा कोई न्यू? ओके बेटा, ओके सरफराज। और बेटा और कोई स्टूडेंट तो न्यू नहीं है? कल कोई न्यू स्टूडेंट था? लास्ट क्लास था जैसे कल वाला, क्योंकि कल वाला क्लास परसों से रिलेटेड था बेटा क्वांटम नंबर से। कल वाले क्लास में कोई न्यू था? कल वाले क्लास में? अच्छा अच्छा, आप थे, लेट आए थे आप, कोई बात नहीं है। तो जो नए बच्चे हैं आज उनका वैसे मतलब न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, तो उनका कोई इश्यू नहीं आने वाला है। और बाकी जो पुराने स्टूडेंट है बेटा, तो बताओ आप 2 दिन अगर मैं आपको मंडे को डिस्कस करें, इट्स ओके? इज इट ओके? मंडे को डिस्कस करें हम असाइनमेंट? रिप्लाई करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट रिप्लाई करो, मुझे आइडिया लगे कि मंडे ओके है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट हम जो है, तो ठीक है बेटा, सभी लोग तैयार रहना, सभी लोग तैयार रहना। मंडे को सारे अपने डाउट, जो भी आपके डाउट आते हैं, कोशिश ये करना कि लाइट डाउट नहीं हो, क्योंकि टाइम वेस्ट भी नहीं करना है हमको। और जो अच्छे डाउट हो वो आपने कोट करने हैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ने, और फिर उसमें हम देखेंगे कि क्या रीजन हुआ, क्यों हम फंसे, किस रीजन से हम फंसे। और जो न्यू स्टूडेंट है ट्राई करके देख लेना बेटा, हो जाए तो इट्स ओके। वीडियो लेक्चर देख करके, आज देखो आज फ्राइडे है, मैं आपको सैटरडे संडे ये टाइम दे रहा हूं। मंडे भी मेरा क्लास नहीं होगा, मैं आपको ट्यूसडे का टाइम दे रहा हूं बेटा। जब भी मंडे या ट्यूसडे को जब भी मेरा क्लास आएगा, देन मैं आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट करूंगा। क्लियर बेटा? दीपांशु आपके बताइए बेटा, मंडे या ट्यूसडे बेटा, जो भी इनकमिंग, ब्यूटी कुमारी जो भी इनकमिंग होगा उसमें देखेंगे। तुम तो पुरानी स्टूडेंट हो ना? श्रवण कुमार आईडी से ब्यूटी तुम हो ना? तुम तो बेटा पुराने हो। हाँ, तो बेटा हम इसको मंडे या ट्यूसडे जो भी आएगा उस ट्यूसडे में हम जो है डिस्कस करेंगे बेटा। तैयार रखना है आपने सारा ही। और अभी जो मैं बेटा अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं, अभी जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, कल कई टेक्निकल चीजें भी डिस्कस की थी। टेक्नोलॉजी है बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स कहीं से भी आ सकती हैं, आपके एंड से, हमारे एंड से। तो ये सब तो देखो एक पार्ट ही होगा हमारे स्टडी का, तो बट मिनिमाइज करने की हम ट्राई करेंगे। जैसे सर बता रहे थे, कुछ लोग मोबाइल यूज करते हैं, कुछ लोग लैपटॉप यूज करते हैं, कुछ के डेटा है, लेकिन मोस्ट ऑफ मैंने देखा था कि आप बिल्कुल भी डेटा से कंप्रोमाइज नहीं करें बेटा। अगर 200-400 रुपए ज्यादा लगते हैं कोई इश्यू नहीं है, डेटा से आप कंप्रोमाइज नहीं करना। इट इज एडवाइजेबल फॉर यू एंड बिकॉज यू मस्ट नीड फॉर डेटा। डेटा चला गया, चीज बीच में गैप हो गई, तो फिर बाद में रिकॉर्डिंग देखना बाद वाली बेटा बाद ही होती है, पहले जो चीज होती है उसका इफेक्ट अलग ही होता है। तो आप लोग जो है इसका जरूर ध्यान रखना बेटा। डेटा वगैरह वाला वो कोई इशू नहीं है, मोबाइल से कर रहे हो या आप लैपटॉप से कर रहे हो या किसी सिस्टम से कर रहे हो, दैट्स ओके, बट डेटा का थोड़ा ध्यान रखना बेटा। तो अब जो है मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि अभी बच्चे अपने साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है और स्टूडेंट भी ऐड होने वाले हैं, तो स्टार्टिंग में बड़े इजी चैप्टर मैं ले रहा हूं इसलिए आपके। तो आज मैं एक बड़ा इजी सा चैप्टर आपके लिए उठा रहा हूं बेटा। आज मैं इजी सा चैप्टर उठा रहा हूं आपके लिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट थियोरेटिकल चैप्टर है, एक आधा क्वेश्चन आता है, वो भी क्लियर पार्ट है कहां से आता है, फिर भी कुछ थोड़ी हिस्टोरिकल चीजें और कुछ जो है अदर चीजें हम यहां पर पढ़ते हैं। तो करें स्टार्ट बेटा, फिर आज का क्लास स्टार्ट करें। रेडी हो सभी? अभी बॉटनी लिया है, उससे पहले फिजिक्स लिया होगा आपने। आर यू रेडी? तो देखो बेटा, आज का चैप्टर बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान। पीरियोडिक टेबल, पहले हिस्ट्री की कुछ बातें करते हैं, बहुत पुरानी बातें करते हैं। स्टार्टिंग में देखो, ओके बेटा करते हैं स्टार्ट। स्टार्टिंग में देखो कुछ साइंटिस्ट आए, थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज की, फिर भी आइडिया होना चाहिए कि डोबेरनियर ट्रायड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहले कुछ साइंटिस्ट आए बेटा, ये जितने भी साइंटिस्ट आप देख रहे हो सामने, डोबेरनियर ने उस टाइम पे जितने एलिमेंट उसने स्टडी किए थे, जितना एलिमेंट उसने स्टडी किया था, उनमें उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया, इसलिए उसको हम ट्रायड बोलते हैं बेटा। 3 का ग्रुप बनाया इसलिए उसने उसको ट्रायड बोला। न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया, उसने कहा कि एटॉमिक नंबर, ट्रायड का जैसे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं अपने, कि आप जो है एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। उस टाइम पे जैसे कुछ एलिमेंट थे हमारे पास,
तो ये एलिमेंट्स क्या थे देखते हैं जरा हम। बेटा उस टाइम पे जैसे कुछ एलिमेंट्स थे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का प्रॉपर्टी बेटा सेम था, तो उसने कहा कि इनको एक ही ग्रुप में रख सकते हैं और इनका एक 3 का एक ग्रुप बनाया उस टाइम पे। उसने बोला कि ये एक ट्रायड बन गया। इसमें जो कहता है कि आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखो, तो मिडल वाले की जो प्रॉपर्टी है, मिडल वाले की प्रॉपर्टीज जो है वो मिडल प्रॉपर्टी होंगी या एवरेज प्रॉपर्टी होंगी या मीन प्रॉपर्टी होंगी बेटा। एवरेज प्रॉपर्टी और मीन प्रॉपर्टी होंगी। कैलकुलेट करोगे तो कोई भी चाहे फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो मीन आएगा ऊपर और नीचे वाले प्रॉपर्टी का। यू नो एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे छोटी छोटी चीजें कुछ याद रखनी पड़ेंगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था एटॉमिक नंबर और मास नंबर। जैसे एटॉमिक वेट लिथियम का लेते हैं बेटा, ये आता है 7 और पोटेशियम का आता है 39। तो अगर सोडियम का एटॉमिक मास निकालना है तो एवरेज निकाल लो बेटा। देखो सोडियम का एटॉमिक मास निकालोगे तो 39 प्लस 7/2, तो देखो ये आपका आ जाएगा 39 तो 46 23। तो या तो अप्रोक्स आएगा या पास में आएगा। इस चीज को बोला गया था ट्रायड। ये पहला जो है जो अप्रोचेबल जो पहला एफर्ट्स किया था वो डोबेरनियर ने किया था बेटा। और इस डोबेरनियर के बाद उसने और भी एलिमेंट रखे, जैसे और एलिमेंट के ग्रुप देख सकते हो ट्रायड जो उसने लिए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, ये कुछ उसने ट्रायड्स लिए थे बेटा। तो ट्रायड वेरी सिंपल है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने समझ लेना है कि मान लो आपको इन दोनों की आईपी वैल्यू दे दी जाए। सपोज मैं आपको कह दूं कि क्लोरीन का आईपी वैल्यू आयनेशन पोटेंशियल इतना है और आयोडीन का इतना है, तो ब्रोमीन का निकालो। जब ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए डोबेरनियर के अकॉर्डिंग तो मिडल वाले का एवरेज निकाल लेना बेटा, आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी जो एवरेज प्रॉपर्टी होती है बीच वाले की। दूसरा देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है। इसने बोला कि जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 8वां सुर पहले सुर जैसा होता है। तो यही उसने बोला कि भाई आप जब इनको अरेंज करोगे तो देखोगे अब आप लिथियम लिख रहे हो तो लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम जैसी है, लिथियम का प्रॉपर्टी सोडियम जैसा है। अब कहता है इनको अरेंज करो, आप देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उस टाइम पे बेटा नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थी। तो अब ये एलिमेंट देखें तो इसका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे आप, तो ये 7 है, ये 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, 16, 19 और इसके बाद 23। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो फर्स्ट से 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। ऐसे बेरिलियम के लिए 8th मैग्नीशियम आ जाएगा तो इनकी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। इसलिए हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है। दैट्स व्हाई उसने न्यूलैंड ने जो नाम दिया ऑक्टेव, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग स्पेशल, कोई सिंपल सी चीज है बेटा। हर 8th एलिमेंट का जो है प्रॉपर्टी था, बट आगे जाके नोबल गैसेस का डिस्कवरी हुआ तो अपने आप ये चीज फेल होगी बेटा। इसके बाद एक सक्सेसफुल एफर्ट जो किया था वो आपका मेंडलीव ने किया। अब मेंडलीव ने जो सक्सेसफुल एफर्ट किया है बेटा, तो इसमें जो पॉइंट्स ध्यान देने वाले हैं, उसने भी एटॉमिक वेट को फंडामेंटल प्रॉपर्टी लिया। मतलब जो एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया उसको एटॉमिक वेट के हिसाब से किया और उसने अपना इसके हिसाब से रूल दिया। उसने कहा कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अपने आप रिपीट होंगी किसी एलिमेंट की। इसको बोलते हैं हम मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। एक होता है बेटा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो उसने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, मतलब एटॉमिक वेट पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टी। तो अब जो एटॉमिक वेट पे ये डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, इस हिसाब से उसने ये पीरियोडिक टेबल दिया। अब उसके सामने क्या था, उसकी जो मेरिट्स देखें तो उससे क्या हुआ, कुछ जगह पे उसने एटॉमिक वेट जो है उसको जस्टिफाई किया, एटॉमिक वेट चेंज किए, कुछ एटॉमिक वेट चेंज किए। पहले ऐसा बोला जाता था कि बोरोन का एटॉमिक वेट जो है बेरिलियम से कम है, लेकिन बाद में बताया गया नहीं बेरिलियम का कम होगा और बोरोन का ज्यादा होगा। फिर प्रॉपर्टी के हिसाब से बेरिलियम पहले आना चाहिए, बोरोन बाद में आना चाहिए। तो एक तो उसकी क्या मेरिट हुई, उसने एटॉमिक वेट कुछ के चेंज किए। दूसरी उसने क्या थी, कुछ मतलब उसने जगह छोड़ दी, प्लेस वर लेफ्ट वैकेंट फॉर न्यू एलिमेंट। मतलब एक जादू जैसा था, ये मैजिक था बेटा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को रिदम को ढूंढ लेते हैं बेटा, जब किसी आप रिदम को ढूंढ लेते हो तो रिदम को ढूंढने के बाद चीजें बड़ी स्मूथ हो चली जाती हैं। जैसे देखो आपकी पढ़ाई का एग्जाम्पल लेते हैं, या पढ़ाई से पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे आपका गेम का एग्जाम्पल लेता हूं, क्रिकेट का एग्जाम्पल लेता हूं। क्रिकेट में आपने कभी देखा है कि कितना भी बढ़िया प्लेयर हो, कितना भी अच्छा प्लेयर हो, आते ही शॉट मारने स्टार्ट नहीं करता हो। कितना ही बेस्ट प्लेयर हो, आते ही अगर शॉट लगाएगा तो वो आउट हो जाता है।
लेकिन अगर वो चाहे एवरेज प्लेयर, लेकिन कुछ देर तक अगर वो टिका रहता है, पिच के ऊपर टिका रहता है, तो उसके बाद आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि वो सेंचुरी मार देता है, क्योंकि उसके बाद उसका रिदम बन जाता है। तो हर चीज में एक रिदम है, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। और दैट इज आल्सो अप्लाई इन अवर स्टडी, कि आते ही नहीं है कि मैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, नहीं, धीरे 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 धीरे, पहले एक बार टिको, धीरे धीरे जब चीजें सीख जाओगे तो फिर तो रिदम तो आएगा, तो अपने आप ही आगे चले जाओगे, सब कुछ हो जाएगा बेटा। तो रिदम हर चीज में जरूरी है। तो उसने वो रिदम ढूंढ लिया था नेचर के अंदर की, इस प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट ये है, इस प्रॉपर्टी वाला ये है, इस प्रॉपर्टी वाला ये है, इस प्रॉपर्टी वाला मिस है भाई, इस प्रॉपर्टी वाला ये है, इस प्रॉपर्टी वाला ये है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। तो दैट इज द मैजिक। उस टाइम का ये बहुत बड़ा मैजिक है बेटा, कि उसने ऐसा बोल दिया कि भाई ऐसे नए एलिमेंट आएंगे, अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में डिस्कवर होंगे। जैसे उस टाइम पे, अब वो रशियन था बेटा, रशियन में जो आगे आने वाला होता है ना, नेक्स्ट वाला जो आगे आने वाला होता है, उसको इक्का बोलते हैं, इक्का। तो उसने बोला कि जैसे अभी जो है एल्यूमिनियम के आगे एक एलिमेंट आएगा, उसको उसने इक्का एल्यूमिनियम बोला। ऐसे उसने बोला सिलिकॉन के आगे एक एलिमेंट आएगा, उसको उसने इक्का सिलिकॉन बोला। आज में पता है एल्यूमिनियम के आगे बेटा जो इक्का एल्यूमिनियम है वो गैलियम है, पता चल गया है। और इक्का सिलिकॉन जो है वो आपका जर्मेनियम है, सिलिकॉन जर्मेनियम, जीई, ये जीए है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसने बेटा नेचर में रिदम ढूंढ लिया था कि एलिमेंट कैसे डेवलप हुए। फिर अगर हम आगे चलें उसके, तो आगे चलें तो फिर भी कुछ उसमें क्या था, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी उसके अंदर। अब उसकी प्रॉब्लम्स की बात करें तो एक प्रॉब्लम्स तो ये थी कि वो जो आपका प्रॉब्लम्स की बात करें, किसकी प्रॉब्लम्स, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की प्रॉब्लम्स, डीमेरिट की बात करें। हालांकि ये 8th वगैरह क्लास की बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, ज्यादा नहीं, बाकी आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लेंगे। कि एक तो डीमेरिट ये थी कि उसने क्या किया, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ ही बेटा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रख दिया। मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया उसने, इन सेम ग्रुप, डिफरेंट एलिमेंट इन सेम ग्रुप। अब क्यों रखा, इसका जवाब उसके पास नहीं था। वो कहता है कि मुझे तो ये लगता है कि वैलेंसी दोनों की सेम आ रही है, जैसे NaNaCl बनाता है, AgBcl बनाता है। मुझे लग रहा है वैलेंसी के हिसाब से, क्योंकि उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी ना बेटा, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए तो उसकी पीरियोडिक टेबल वैलेंसी बेस्ड थी, बेस्ड ऑन वैलेंसी था बेटा। तो उसने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे अलग प्रॉपर्टी वाले हैं, लेकिन वैलेंसी के हिसाब से फर्स्ट ग्रुप में आने चाहिए। तो डिफरेंट एलिमेंट इन सेम ग्रुप रख दिए, तो ये इसकी डीमेरिट हुई। क्यों रखा भाई, आइसोटॉप्स का पोजीशन क्लियर नहीं था, क्योंकि एटॉमिक मास के बेस पर है तो अलग अलग एटॉमिक मास को अलग अलग पोजीशन देना चाहिए था। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अलग है, ड्यूटेरियम अलग है, ट्रीटियम अलग है, तो तीनों को अलग अलग जगह देनी चाहिए थी। एटॉमिक मास पर बेस्ड थी पीरियोडिक टेबल, क्योंकि मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो उसने इस पे दिया था। तो इनकी पोजीशन क्लियर नहीं थी, पोजीशन नॉट क्लियर। हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं थी, आइसोटॉप्स के पोजीशन जो है क्लियर नहीं था। तो ऐसी कुछ डीमेरिट्स थी। तो अब ये डीमेरिट्स एक्चुअली बोला जाए, सोचा जाए कि डीमेरिट्स क्यों आई, ये बेटा उसका एक बैड लक था। बहुत कुछ उसने प्रॉपर्टी स्टडी की, सब की। वो बैड लक क्या था, देखो बैड लक क्या था उसका, अपने पीछे वालों को फॉलो करना। इसलिए हमेशा जरूरी नहीं होता है सिर्फ कामयाब होना है तो अपने से पीछे वालों को फॉलो करो, सिर्फ कामयाब होना। अगर बहुत कामयाब होना है बेटा, ग्रेट बनना है, तो फिर आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नए तरीके से करना पड़ेगा। टॉपर्स जो होते हैं वो कुछ नए तरीके से चीजें सोचते हैं। वो सिर्फ ये नहीं है कि बुक्स में लिखा हुआ है, पढ़ लिया, टेस्ट हो गया, बस फाइनल, दैट्स ऑल, नो। तो कुछ बड़ा करना है तो बेटा कुछ बड़ा सोचना होगा। उसके साथ भी यही गलती हुई। मेंडलीव ने बहुत कुछ किया, लेकिन सिर्फ ये गलती रही कि वो पीछे वालों को फॉलो करता रहा। क्या फॉलो करता रहा, पीछे वाले एटॉमिक मास को बेसिक मान रहे थे कि प्रॉपर्टी जो है एटॉमिक मास का पर डिपेंड करती है। उसने सोचा वो कर रहे हैं तो मैं भी इसी पे काम करूं। अगर वो चीज हटा देता बेटा, वो चीज हटा देता तो उसकी पीरियोडिक टेबल में कोई कमी जो है वो न्यूलिफाई हो जाती। और ये काम किया था एक दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था मोजले। मोजले जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी है। आपसे पूछा जाएगा मोजले, तो आप बोलोगे मोजले जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, और मोजले जिसने डिस्कवरी किया है एटॉमिक नंबर का, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेटा, मोजले एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तब उससे पता, ये भी एटॉमिक मास पे ही काम कर रहा था, लेकिन इसने प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया, डेटा पर ध्यान दिया। इसने देखा कि प्रॉपर्टी
मास नंबर पे थोड़ी डिपेंड करती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम पे थोड़ी डिपेंड करती है, ये तो सिर्फ प्रोटॉन के नंबर पे डिपेंड करती है। उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कैसे, और इसने एक नया रूल दे दिया, उसने बदल दी। एक बात से ही सब कुछ जो हिस्ट्री चेंज होगी बेटा। मेंडलीव ने एटॉमिक मास यूज किया था, उसने बोला कि नो, एटॉमिक नंबर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है बेटा, एटॉमिक मास पर नहीं डिपेंड करती। और अगर ये पॉइंट आते ही एटॉमिक नंबर आ गया तो आइसोटोप्स वाली प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, और ये कॉपर सिल्वर गोल्ड सारों की अपनी पोजीशन अलग आ गई। और उसने जो प्रैक्टिकल किया था वो क्या किया था, जरा वो देखते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको मोजले एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और मोजले एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने एक मेटल ली, एक मेटल लिया बेटा, और मेटल्स पर कैथोड रेज डाली। कैथोड रेज, कैथोड रेज का सिंपल मतलब बेटा, ये इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम होता है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो धारा होती है, स्ट्रीम होता है, उसको कैथोड बोलते हैं। तो कैथोड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का एक बीम जैसे ही मेटल पर गिरा, ये मेटल से रिएक्ट करके यहां से एक एनर्जी बाहर निकालता है, और ये जो एनर्जी बाहर निकालता है वो एनर्जी होती है एक्सरे की, मतलब एक्सरे वाली एनर्जी बाहर निकलता है। यस बेटा, एक्सरे जो आप कराने जाते हो, एक्सरे, किसी की बोन ब्रेक हो जाती है बॉडी में, जो एक्सरे निकलती है वो एक्सरे किया। उसने क्या किया कि मेटल को वेरी करता गया। उसने एक बार एक मेटल लिया, दूसरी बार दूसरी मेटल लिया। उसने सोचा कि मैं मेटल चेंज कर रहा हूं तो इनके एटॉमिक मास चेंज हो रहे हैं, तो एक्सरे जो निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होनी चाहिए। बट उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने कहा कि एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिपेंड कर रहा है। और उसने एक रिलेशन निकाला बेटा, उसने देखा, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी स्टडी की। तो यहां कई क्वेश्चन बनने जा रहे हैं बेटा, ध्यान देना। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले किया था मेटल वाला, उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट इसका बिल्कुल उल्टा था। उसमें लाइट मेटल पे गिरती थी, इलेक्ट्रॉन निकलते थे। इसमें इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं, लाइट बाहर जा रही है, एक्सरे लाइट। एक्सरे लाइट की फ्रीक्वेंसी को उसने स्टडी किया। वो सोच रहा था कि मेटल अगर वेरी करूंगा, उसने एक नोट की कि ये मेटल के प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ प्रोटॉन पे डिपेंड कर रहा है। और इसी को उसने फिर अपना नाम दिया Z, मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दिया बेटा। और एटॉमिक जो नंबर दिया उसने, तब उसने रिलेशन दिया कि जो फ्रीक्वेंसी का, मैथमेटिकली मैं नोट कर रहा हूं, तो जो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट आ रहा है वो प्रोटॉन पर डिपेंड कर रहा है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ए अंडर रूट ए जेड माइनस बी, तो ए जेड माइनस बी है। तो अगर मैं नॉन जीरो यहां पर लूं, नॉन, यहां पर ये जीरो नहीं है, ये वैल्यू नॉट जीरो, ओरिजिन नॉट जीरो लूं, तो ये ग्राफ डेल्टा न्यू और जेड के बीच ऐसा आएगा। जैसे जैसे आप जेड बढ़ाते जाओगे, आप देखते जाओगे कि फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जेड पर डिपेंड कर रही है, एंड दैट जेड इज नोन एज बेटा एटॉमिक नंबर। इसलिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कि एटॉमिक नंबर, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था, हु इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, देन योर आंसर विल बी मोजले। मोजले ने, और उस मोजले ने एक न्यू लॉ बना दिया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। और उसने सिर्फ एक वर्ड चेंज किया बेटा, क्या नंबर चेंज किया, एटॉमिक मास को क्या लिख दिया उसने, एटॉमिक नंबर लिख दिया बेटा। एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर, जिसके बेस पे आज आप पीरियोडिक टेबल देखते हो बेटा। ये पीरियोडिक टेबल है, अभी मॉडर्न, पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो। तो इसमें क्या है कि कुछ थ्योरेटिकल चीजें हमें याद करनी। क्या चीजें याद करनी है, देखो अब ये सब एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, कंटिन्यूअस है एटॉमिक नंबर पर। जैसे मैं कुछ अगर देखना चाहूं तो यहां देखोगे आप बेटा, कलर बताना, रेड कलर ये क्लियर दिख रहा है आपको, जरा बताना मुझे कि ये देखो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है बेटा, 1 बेटा, क्लियर है, रेड कलर क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, ये नंबर 1 है। इधर आप देखोगे 2 है, ओके बेटा। तो इधर देखो ये एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं, 3, फिर 3 से 4, फिर आगे एटॉमिक नंबर 5, 6 ऐसे 10 तक। तो ये सारे इसी टाइप से एलिमेंट चले जा रहे हैं। इसमें आप देखोगे कि आपको टोटल 7 पीरियड दिखाई दे रहे हैं अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और इधर से देखोगे आप, अगर ओल्ड स्कीम देखोगे आप, ओल्ड स्कीम जो पहले पुरानी थी, क्योंकि वो भी कई बार पूछी जाती है, ओल्ड स्कीम देखोगे तो आपके पास 16 ग्रुप होंगे बेटा, क्योंकि वो आपके हैं फर्स्ट ए,
सेकेंड ए, फिर इधर आ जाओ थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए एंड 0। तो आपके 1 ए से और 7th ए तक, 1 ए से 7th ए तक ग्रुप है, एक 0 ग्रुप है। फिर नीचे देखो आपके थर्ड बी से, यहां से स्टार्ट हो रहा है थर्ड बी, ये ज्यादा जरूरी है बेटा, बच्चे ध्यान नहीं देते इस पर। थर्ड बी से आप चलोगे तो 7 बी तक आएगा, थर्ड बी से 7 बी, फिर 8th ग्रुप, 8, 9, 10 को मिला के पुराना 8 ग्रुप है, 8 ग्रुप। उसके बाद देखो फर्स्ट बी और सेकंड बी, तो इस हिसाब से देखो आपके 2 ग्रुप कम हो गए, क्योंकि इन 3 ग्रुप को मिला के 8, 9, 10 को मिला के एक 8th ग्रुप बन रहा है। तो पुरानी स्कीम के अकॉर्डिंग 16 ग्रुप है, लेकिन न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग 18 ग्रुप है, जो आप देखते हो 18 ग्रुप। इसमें अगर आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप बेटा, क्योंकि ये सिंपल है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो हमारा वो है एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर जाएगा। और जो लास्ट वाला देख रहे हो ये वाला जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा पी ब्लॉक में जाएंगे ये सारे। और मिडल वाले जो हैं ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट है, मिडल वाले डी ब्लॉक एलिमेंट। और यहां पर ये जो एटॉमिक नंबर आप देख रहे हो 6th पीरियड में 57 के बाद यहां पर 14 एलिमेंट होते हैं इसी जगह पे, मतलब थर्ड बी ग्रुप में ही होते हैं, लेकिन यहां पर रखेंगे तो जगह डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए हम इनको ये वाले 14 एलिमेंट रखते हैं, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड्स। और इसी के नीचे एक्टिनियम में, एक्टिनियम के नीचे भी 14 इसी जगह पे हम रखते हैं, इसको बोलते हैं हम लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, और दोनों को बुला के बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर आपसे बीच में पूछा जाए कौन सा ब्लॉक है, तो नॉट ओनली डी ब्लॉक बेटा, आप डी एंड एफ दोनों आंसर देंगे। नीचे आपसे ये नहीं बोलोगे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड या एक्टिनाइड और एफ ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, आप ये नहीं बोलोगे बिलो द पीरियोडिक टेबल, ऐसे नहीं हो सकता है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ना, तो जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसका ग्रुप आपका थर्ड बी आएगा, थर्ड बी ग्रुप के अंदर आते हैं बेटा ये, तो डी और एफ। इसमें से अगर आप देखोगे एस और पी ब्लॉक वाले, ये एस और ये पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक में नोबल गैस को छोड़ के हम इनको बोलते हैं बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कुछ स्पेशल नाम है देखो, एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक एक्सेप्ट 18 ग्रुप, इसको बोलोगे आप, इसको नाम दोगे आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। याद करनी है बेटा कुछ चीजें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के बाकी डी ब्लॉक को बोलेंगे बेटा ट्रांजिशनल एलिमेंट, बाकी को छोड़ के बोलेंगे आप ट्रांजिशनल एलिमेंट। वो इसलिए कि इस जिंक, कैडमियम, मरकरी के जो ऑल कंपाउंड में, इन ऑल कंपाउंड, जितने भी जिंक मरकरी के कंपाउंड देखोगे आप, इन ऑल कंपाउंड डी जो है फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड डी, मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर किसी में, किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी एलिमेंट के अंदर D10 फुल नहीं मिला, कोई एक भी कंपाउंड मिल जाए फुल नहीं मिले, तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर इन एनी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट, एनी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट किसमें होना चाहिए, हैव या हैज पार्शियल डी, पार्शियल डी। तो जिसमें पूरा डी फुलफिल्ड मिलेगा, सारे कंपाउंड में डी फुलफिल्ड मिलेगा, तो जिंक, कैडमियम मिलता है, तो इसको हम डी ब्लॉक तो बोलते हैं, लेकिन ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं बोलते हैं। और जो आपका एफ ब्लॉक है बेटा, वो ट्रांजिशन के बीच में होता है, इसलिए उसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन, तो सिंपल सी चीजें हैं, ध्यान रखनी है बेटा, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। तो इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट्स पे बोलना है उसको आप। इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट देखो नाम भी दिए हुए हैं, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। एनीवे, ये जो चीजें आप देख रहे हो, ट्रांजिशन एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और जो डी ब्लॉक लास्ट है, इसको बोलते हैं नोबल गैसेस।
इसमें आप नाइट्रोजन जो फैमिली है इसको बोलते हैं निकोजन, इसको बोलते हैं निकोजन, क्योंकि सफोकेशन क्रिएट करते हैं ये निकोजन। निकोजन स्मेल आती है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, देखो स्मेल आती है ना, हमारा यूरिन में नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। किसी पब्लिक यूरिनल के पास से निकलो, कितनी सड़ांध आएगी, स्मेल आएगी। सल्फर है, सल्फर देखो पटाखे जलाते हो तो स्मेल आती है, तो ये इरिटेटिंग वाले हैं, निकोजन्स बोलते हैं। ऑक्सीजन और सल्फर में ज्यादातर जो मेटल्स होती हैं वो अपने और ऑक्सीजन या सल्फर में बनाती हैं, और फॉर्मिंग होते हैं, इसलिए और फॉर्मिंग होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं चालकोजन। इनको बोलेंगे बेटा चालकोजन। और इनको पता ही है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को हेलोजन, इनको बोलते हैं हेलोजन। और इनर्ट गैस को बोलते हैं नोबल गैस। तो ये भी स्पेशल नाम याद रखने हैं बेटा। क्लियर? कि अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन फैमिली को क्या नाम दोगे तो क्या आंसर देंगे? निकोजन। और ऑक्सीजन फैमिली को चालकोजन, और हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन वाले को, और नोबल गैसेज। तो ये आप देंगे। अब बात करते हैं यहां पर क्वेश्चनिंग की बेटा। ये तो चलो आप याद कर लोगे, पीरियोडिक टेबल याद भी करना है आपने। अब आपका पॉइंट ये आता है कि इसमें आपको क्या क्या लर्न करना है, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 1 बेटा, नंबर 1 जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, जो पूछने की गुंजाइश है ज्यादा, स्पेकुलेशन अबाउट द क्वेश्चनिंग फ्रॉम दिस। तो एक आपसे पूछा जाएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो वेरी सिंपल भाई, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में तो कुछ है ही नहीं। एस ब्लॉक पी ब्लॉक में एन, एस में एन मतलब आउटर मोस्ट शेल होगा, एन का मतलब है बेटा आउटर मोस्ट शेल। जब भी आउटर मोस्ट शेल होगा तो उसके एस में एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो एल्कली मेटल है, और अगर दो आते हैं तो एल्केलाइन अर्थ मेटल। डिटेल जब एल्कली मेटल एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कि आप उसमें भी बेरिलियम को छोड़ सकते हैं, एक्सेप्ट जो फर्स्ट नंबर है बेरिलियम को छोड़ के हम एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्लियर? अगर आपका पी ब्लॉक है तो वेरी सिंपल, पी ब्लॉक एस में तो कंप्लीट आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन। तो यहां तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं, इसलिए एग्जाम में ज्यादा ये पूछा जाता है डी ब्लॉक वाला, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक अभी आप देखो, कल मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टाइम बताया था कि n-1 मतलब सेकेंड लास्ट शेल के डी से पहले आउटर मोस्ट शेल एस में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और एस में इलेक्ट्रॉन 0 से लेके 2 तक कुछ भी हो सकते हैं, और डी में बेटा 1 से लेके 10 तक होंगे। इट शुड बी कीप्ड इन माइंड। एन का मतलब वापस एन इज द आउटर मोस्ट शेल, लेकिन n-1 अंदर वाला शेल है, इसका नाम जो होता है बेटा पेनल्टी मेट शेल है। पेनल्टी मेट, तो ये वर्डिंग दी जा सकती है कई बार, पेनल्टी मेट शेल। पेनल्टी मेट शेल डी में 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। और लास्ट आपका एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के अंदर फिर एफ में इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो 2 पीछे होगा, n-2 में एफ, n-1 डी और ns। तो यहां ns में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 0 से लेके 1 तक मिलेगा आपको, ये याद करने वाली चीजें हैं, और f में 1 से लेके 14 तक। तो f ब्लॉक का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और n-2 का मतलब है सेकंड लास्ट से भी एक अंदर, मतलब थर्ड लास्ट। इसको बोलते हैं बेटा एंटी पेनल्टी मेट शेल, एंटी पेनल्टी मेट शेल। तो ये वर्डिंग आ सकती है, कौन सा शेल पूछ सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन है, पेनल्टी मेट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, या आपका एंटी पेनल्टी शेल में कितना है। एक तो आपसे ये क्वेश्चनिंग पूछ जाती है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चनिंग है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सीधा याद है तो आप जो है इसके अंदर बता देंगे आप सीधा सीधा। दूसरा आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एटॉमिक नंबर दे देगा बेटा, एटॉमिक नंबर देकर के आपसे पूछेगा इसका ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर बताओ। ये कैलकुलेटिव है थोड़ा, आपसे ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर पूछेगा। देखो जब भी आपसे पीरियड नंबर पूछे तो कैलकुलेशन ये काम की चीज है, फिर आपकी कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप नंबर और एंड पीरियड नंबर। आपको कुछ एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, कुछ एलिमेंट बताया, पीरियोडिक टेबल याद है तो फिर तो वेल एंड गुड, इसकी भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन की भी।
सीधा याद कर लोगे। लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए तो पीरियड नंबर हमेशा आउटर मोस्ट शेल होगा। और ग्रुप नंबर अलग अलग के लिए अलग अलग आएगा बेटा। अगर आपका एस ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर जो आएगा एस ब्लॉक में, जो आपने एस ब्लॉक पढ़े थे अभी, उसमें इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो आउटर मोस्ट शेल में आप चेक करोगे। अगर आपको सपोज आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलकर निकाल के देखा एंड यू फाइंड पी ब्लॉक एलिमेंट, सपोज आपके पास पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में आप क्या करोगे, इसमें 10 प्लस इलेक्ट्रॉन इन एन शेल, एन शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल दे दोगे बेटा। अगर आपके पास डी ब्लॉक आ जाए, डी ब्लॉक में जो आपके n-1 में डी इलेक्ट्रॉन है प्लस n इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले n इलेक्ट्रॉन है, वो आपका ग्रुप नंबर आ जाएगा। एफ ब्लॉक में कोई इश्यू नहीं है बेटा। अगर आपके पास एफ ब्लॉक है तो एफ ब्लॉक का ग्रुप फिक्स है, थर्ड वाला, थर्ड बी, थर्ड ग्रुप हो जाएगा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का एलिमेंट है लेंथेनाइड एक्टिनाइड है तो थर्ड आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं देखो एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास लेंथेनाइड है सपोज, याद रखना है लेंथेनाइड में लेंथेनम नहीं आएगा जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। इसके बाद वाले 14 एलिमेंट आएंगे सीरियम से ल्यूटीशियम, याद कर लेना 58 से 71 तक, ये 14 एलिमेंट आएंगे। तो अगर मैं कोई भी एटॉमिक नंबर इनके बीच दे देता हूं, मैं सपोज कहता हूं एटॉमिक नंबर 90, क्या देता हूं ये 60 या 61, एटॉमिक नंबर 61, तो 58 और 71 के बीच में आया ना बेटा 61, तो इसका मतलब सीधा ग्रुप नंबर बता सकते हो आप, ग्रुप नंबर हो जाएगा 3 और पीरियड नंबर आ जाएगा वो, क्योंकि 6 पीरियड है तो वहां से रिलेटेड हो जाएगा। ऐसे ही जब आप देखोगे एक्टिनाइड्स, एक्टिनॉइड देखोगे बेटा, तो एक्टिनॉइड जो है वो एक्टिनियम के बाद है, एक्टिनियम को इंक्लूड नहीं करना 89 को, उसके बाद करने 90 से 103, थोरियम से लॉरेंशियम तक, ये याद करने। मान लो मैं आपको बोल देता हूं एटॉमिक नंबर है 100, तो ग्रुप नंबर तो डायरेक्ट आ गया ना बेटा, 100 आ गया, तो इसका मतलब ग्रुप नंबर थर्ड, क्योंकि एक्टिनॉइड है, 100 तो यहां आएगा, और आपका पीरियड नंबर 7। तो ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर देखना है, ये ध्यान रखना है। पी ब्लॉक में बेटा, पी ब्लॉक में 10 प्लस, ये इसमें गलती करते हैं बच्चे इस वाले पॉइंट में, 10 प्लस इलेक्ट्रॉन इन एन शेल। जैसे मैं एज एग्जांपल बोलता हूं, देखो मैं आपके पास एग्जांपल रखता हूं, मैं कहता हूं सपोज एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो आप लिखते हो 1s2 2s2 2p3। अब मुझे इसका ग्रुप नंबर निकालना है, पी ब्लॉक है, देखो लास्ट में पी में जा रहा है, तो ग्रुप नंबर निकालना है तो 10, ये एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ा एग्जांपल आ सकता है एटॉमिक नंबर में, तो लास्ट शेल लेना बेटा, पूरा शेल, ये पी मत ले लेना, ये गलती करते हैं बच्चे, सिर्फ पी ले लेते हैं 2p, क्योंकि शेल का मतलब सेकंड नंबर है और सेकंड नंबर 2s भी होगा और 2p भी होगा बेटा, 2s भी होगा एंड 2p भी होगा, 2s और 2p, तो शेल नंबर जो होगा 2 और 3 5, मतलब 15 आ जाए, 15 आ जाए। सरफराज रिपीट कौन सा करना है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड, या पूरा ही करना है बेटा? ग्रुप नंबर देखो मैं एग्जांपल से बताता हूं, मैंने आपको बताया कि अगर आपको, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपको कैलकुलेशन करना है ग्रुप नंबर का, पीरियड नंबर तो है सिंपल, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो जो आउटर मोस्ट शेल आएगा आपका वो हमेशा पीरियड हो। अब बात करते हैं ग्रुप की, सरफराज भी पूछ रहे हैं, हरीश भी पूछ रहे हैं, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो ग्रुप नंबर का मतलब मैंने बोला एस ब्लॉक इजी, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। पी ब्लॉक में ध्यान देना, पी ब्लॉक में जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है प्लस 10 करना है बेटा, प्लस 10 करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 7 का, तो इसमें आउटर मोस्ट शेल ये है, सेकंड नंबर ये शेल है, ये पी नहीं लेना, पी तो सब शेल है, तो पूरा शेल लेना है, तो सेकंड नंबर पूरा शेल आएगा बेटा, 2s और 2p के दोनों के इलेक्ट्रॉन मिला के आएंगे जो 10 में ऐड करने होंगे, 2 और प्लस 3 5, तो 10 और प्लस 5 50। क्लियर है बेटा? अब ग्रुप नंबर, और डी में अगर करना है तो डी में n-1 के डी इलेक्ट्रॉन प्लस बाहर वाले n, मतलब n का मतलब क्या बताया अभी, तो ऊपर लिख के आया ना मैं, n का मतलब आउटर मोस्ट शेल,
आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और अंदर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो आपने दोनों मिला के लिखने। रही बात लेंथेनाइड या एक्टेनाइड की, अभी मैंने बताया कि एफ ब्लॉक उसका ग्रुप हमेशा थर्ड ही रहेगा। देखो इधर, इसीलिए तो मैंने फोकस किया था पिछले में। मैंने क्या लिखा था यहां देखो, मैंने क्या लिखा था, ये देखो यहां पर देख रहे हो आप, लेंथेनाइड अगर एक्टिनाइड या लेंथेनाइड कभी भी आएगा तो ये रहेगा, ये थर्ड बी ग्रुप रहेगा। यहां थर्ड बी में ही आएंगे क्योंकि ये पोजीशन है इनकी, पीरियोडिक टेबल के नीचे नहीं है, वो तो नीचे इसलिए रखा है कि डिस्टर्ब हो जाएगा पीरियोडिक टेबल, तो यहां देंगे आप। तो और इनका एटॉमिक नंबर याद करो, इसका मतलब 58 से लेके ये 58 रहा और 71 तक, लेंथेनाइड से 58 से 71, कोई भी एलिमेंट पूछा जाएगा तो सारे के सारे कौन से ग्रुप में आएंगे बेटा, थर्ड बी में आएंगे, थर्ड बी के अंदर आएंगे। और एक्टिनाइड में देखो, एक्टिनाइड दे रहा हूं बेटा हरीश, अभी दे रहा हूं, रुक जाओ। एक्टिनाइड देखो, एक्टिनाइड जो स्टार्ट हो रहे हैं 90 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं देखो बेटा 103 तक, तो ये सारे के सारे थर्ड बी ग्रुप में ही आएंगे। तो मैंने बोल दिया 100, ये रहा 100 देखो, तो 100 एटॉमिक नंबर है आपका, तो 100 एटॉमिक नंबर किस में आ गया आपका, थर्ड बी में ही तो आएगा। तो लेंथेनाइड या एक्टिनाइड वाला एटॉमिक नंबर वाला कोई भी है बेटा, तो वो आपका हमेशा थर्ड बी के अंदर आएगा। लेंथेनाइड होगा तो पीरियड 6 हो जाएगा और एक्टिनाइड हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब आपने, जैसे एक बच्चे ने पूछा है कि सर एक डी वाला एग्जाम्पल भी, हरीश ने पूछा है कि सर एक डी ब्लॉक वाला भी एग्जाम्पल दो। जैसे डी ब्लॉक वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, तो डी ब्लॉक वाला मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। डी ब्लॉक के अंदर यहां दे देते हैं, डी ब्लॉक के अंदर देखो बेटा, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट, अब डी ब्लॉक एलिमेंट कोई उठा लो आप, जो बीच वाला था आयरन ही उठा लो, इजी है, पिछली बार किया भी है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होगा बेटा 26, तो लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d से पहले s में इलेक्ट्रॉन लिखोगे 4s में, फिर d में वापस आओगे 6 लिखोगे, तो आउटर मोस्ट शेल तो n ये हो गया ना n, और d जो है ये थर्ड वाले का मतलब n-1 वाला d हो गया ये। तो मैंने क्या बोला, n-1 के तो सिर्फ d के इलेक्ट्रॉन लेने हैं और लास्ट वाले n वाले सारे इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो 2 ये हो गया 6 ये हो गया, तो ग्रुप नंबर कितना आ गया बेटा देखो 6 + 2 8 नंबर ग्रुप आ गया। क्लियर, नाउ इज इट क्लियर बेटा? चलें आगे, डू रिप्लाई बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। 12 ग्रुप, बिल्कुल बेटा तान्या, 12th ग्रुप हो गया ना। ऐसे डी वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वाले डी वाले इलेक्ट्रॉन लेने हैं आउट सेकंड लास्ट शेल के, और बाहर वाले सिर्फ एस वाले लेने हैं। तो इस टाइप से आपका कोई क्वेश्चन आता है तो बेटा ग्रुप नंबर जो है जरूर निकाल सकते हो। ग्रुप के अलावा देखो अभी कुछ और ट्रिक सिखाता हूं क्वेश्चन निकालने के लिए। ये आपके सामने हमारा कुछ रिजल्ट्स है, ये कुछ पुराने रिजल्ट्स हैं बेटा, इसमें और कुछ नए रिजल्ट्स भी हैं आपके। नंबर ऑफ सिलेक्शन आप देखते ही जा रहे हो इस टाइप से। ये सिर्फ जो है मेहनत का नतीजा। आप निखिल गोयल को देख रहे हैं बेटा, बीच में निखिल गोयल है। निखिल गोयल मुझे याद है कि वो पहले फिजिक्स बहुत किया करता था और ज्यादातर टाइम फिजिक्स में बिजी किया करता था, लिया करता था। तो उसको क्या है कि वो कहता था कि सर एक बार फिजिक्स कर लेता हूं, बाकी सारी चीजें, तो उसके ना परफॉर्मेंस जो है टोटल मार्क्स नहीं बनते थे। फिर उसको गाइड किया गया भी बाकी सब्जेक्ट भी पैरेलल बहुत जरूरी है। तो ऐसा आप में किसी के साथ हो सकता है बेटा कि अपने को लगता है कि यार जिस चीज से डर लगता है वो ज्यादा करते हैं ना, तो वो क्या है फिजिक्स, और या मजा आता है वो ज्यादा करते हैं। दो चीजें होती हैं कि डर लगता है यार ये तो मैं क्लियर कर लूं क्योंकि एग्जाम में ये भी आएगा। तो इसके साथ ये दूसरा प्रॉब्लम था, इसको मजा आता था फिजिक्स करने में, ये इधर उधर की बहुत सारी बुक्स करता रहता था। लेकिन अब जैसे स्टार्टिंग में आप लोग हो बेटा, अभी जब नया नई बात टीचर बोलेगा आपको तो आपको लगेगा अरे नहीं यार ये टीचर क्या कह रहा है, क्योंकि अभी अपनी बॉन्डिंग नहीं होती ना। तो स्टार्टिंग में इसके निखिल के साथ भी यही हुआ। तो निखिल ने सिलेक्शन तो लिया, लेकिन जो हमें उम्मीद थी ना वो सिलेक्शन और ऊपर जाना चाहिए था, इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूं। तो स्टार्टिंग में निखिल भी ये हाँ सर सामने सर नमस्ते, हाँ सर जो आप कहोगे मैं करूंगा, लेकिन वो अपनी तरफ से ना फिजिक्स की कभी इरोडो सोल्व कर रहा है जो इंजीनियरिंग वाली बुक्स है, कभी क्या क्वेश्चन कर रहा है, कभी कौन से क्वेश्चन कर रहा है। फिर उसको बैठ के समझाया, जब उसको समझाया, लेकिन समझते समझते वो काफी टाइम ले गया, सेशन का काफी सारा टाइम ले गया। और इवन आप लोगों के साथ तो देखो टाइम भी कम है। फिर उसको समझ आया कि अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले तो बायोलॉजी मुझे 340 ले जाना चाहिए, टॉपर बनना है तो 300 से जितना ऊपर ले जाऊंगा उतना बेस्ट होगा मेरा। उसको बोला गया भाई बोटनी कर,
कहता सर बोटनी बोर लगती है। भाई बोर लगती है ये कोई मैटर नहीं है ना, बोटनी करनी पड़ेगी हमें। बोटनी में और जूलॉजी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद केमिस्ट्री कर और फिर फिजिक्स पर लगा। फिजिक्स के वहां एग्जाम में तुम 4 क्वेश्चन करोगे, इतने तो बायोलॉजी के तुम 10 क्वेश्चन कराओगे, कितने मार्क्स इंक्रीज हो गए। तो टेक्निकल गेम भी तो है ना बेटा एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो है आपका कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नॉट ओनली फॉर योर नॉलेज, आपका कितने आप एक्टिव हो, कितनी चीजों की समझ है, आप कम टाइम में कैसे मार्क्स ज्यादा ले सकते हो, किस सब्जेक्ट से ज्यादा ले सकते हो, आपकी स्मार्टनेस कितनी है, इस चीज पे भी बेटा डिपेंड करता है। अल्टीमेटली करते करते देखो उसने ऑल इंडिया रैंकिंग 690 ले लिया जो उसके अंदर, लेकिन वो अंडर 100 आ सकता था बेटा। वो उसकी यही गलती रही, लास्ट में आते आते उसने जब तक इंप्रूव किया तब तक थोड़ा टाइम हो चुका था। तो यही रीजन था कि इसके बायोलॉजी में 300 मार्क्स रह गए। अगर वो बायोलॉजी के अंदर वही 40 मार्क्स और ले आता, फिजिक्स केमिस्ट्री कैलकुलेशन बढ़िया करता रहा, तो उसकी पोजीशन कुछ और होती। बेटा हिस्ट्री इसलिए नहीं होती है कि हम देख रहे हैं, सिर्फ हिस्ट्री इसलिए नहीं होती है कि हम किसी का प्रेज कर रहे हैं, हिस्ट्री इसलिए होती है कि उनकी गलतियों से हम सीखें बेटा। तो अगर कोई निखिल की तरह बच्चा है, मैं 1 बाय 1 जब चीजें आती जाएंगी तो मैं डिस्कस करता जाऊंगा कि जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे। अगर निखिल की तरह कोई बच्चा ये सोच रहा है, ये कर रहा है, फिजिक्स ही करे जा रहा है, अभी उसको लगता है मैं फिजिक्स में सिर्फ मार्क्स ले लूं, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बुक कर लूं, नहीं, जरूरत ही नहीं है बेटा। पेपर तो उठाओ ना, एनालिसिस तो करो। अगर आपको बेटा जीतना है तो पहले एनालिसिस करना होगा। आप एनालिसिस तो करो, फिजिक्स में किस लेवल का क्वेश्चन आपके नीट में आ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में आ रहा है। और वो क्या है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपने भरोसा किया है एक टीचर के ऊपर, वो टीचर अपने आप उस लेवल पर आपको तैयारी कराएगा, उस पर बार बार कराएगा, बार बार कराएगा, बजाय इसके अलग अलग चीजें करवाने की उसी पे बार बार कराएगा। देखते हो ना आप, सुनते हो, बचपन से चीजें देख रहे हैं कि एक रस्सी पत्थर पर निशान डाल देती है जो बावड़ी के अंदर कुएं के अंदर होती है। भाई रस्सी पत्थर पे निशान डाल रही है। हमने तो ये सुना था कि पत्थर रस्सी को तोड़ते हैं, ये उल्टा कैसे हो रहा है? बिकॉज डेली एक ही चीज, डेली एक ही चीज, डेली एक ही चीज। तो उस एक ही चीज को जो आपके लेवल की है उसको आप बेटा बार बार जो है रिपीट करो, बार बार उसको रिपीट करोगे तो रिपीट करने से क्या होगा, वो चीज आपकी पक्का हो जाएगी और एग्जाम में तो वही आएगी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी आएंगी। तो एग्जाम को भी समझना है। हां बेटा, जैसे फिजिक्स नहीं करगे तो प्रॉब्लम होगी। वर्मा बेटा, जो मोने वर्मा है, फिजिक्स नहीं करने के लिए नहीं कह रहा मैं फिजिक्स करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया ना बेटा, कि ऐसा नहीं है कि हम सारा टाइम फिजिक्स को ही देते रहे, हम सोच लेंगे बायोलॉजी तो एंड टाइम पे पढ़ लेंगे, होता है ना ऐसा हमारे साथ। भाई जूलॉजी केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पार्ट तो कभी भी पढ़ लेंगे, नहीं इनऑर्गेनिक याद कब होगी, कभी सोचा है आपने? बोटनी याद कब होगी? जब एक ही चीज को बार बार करोगे। अगर भैया 340 नंबर आप बायोलॉजी में ले गए, फिजिक्स में 10 नंबर 20 नंबर कम भी आ गए, सिलेक्शन तो हो गया ना। पहले काम किया जाता है सिलेक्शन के लिए, फिर काम किया जाता है मेरिट के लिए। पहले सिलेक्शन में आए फिर उसके बाद मेरिट भी हो जाएगा। तो पहला तो आपका कंपटीशन बायोलॉजी वालों के साथ है, 300 क्रॉस करो। अगर, और इसका पता कैसे लगेगा? प्रॉब्लम ये है ना, पता कैसे लगेगा? आप पेपर दोगे, टेस्ट होंगे अभी, अगर आप 300 से क्रॉस जा रहे हैं देन ओके, जाओ, जो बुक करनी है वो करो, आपके पास टाइम है तो। लेकिन पैरेलल में करना है। बिल्कुल बेटा, सरफराज बिल्कुल सही कह रहा है। सिलेक्शन करना है तो पैरेलल में करना है। बॉडी बढ़िया बनानी है तो सिर्फ डोले बनाने से नहीं होगी, चेस्ट भी बनाना पड़ेगा, डोले भी बनाने पड़ेंगे, तब बॉडी बहुत अच्छी लगेगी। सिर्फ एक जगह बनाते जाओ, इधर कुछ भी नहीं है तो बाद में क्या लगेगा? कोई ये कहेगा पता नहीं सूजन है या क्या है, शरीर भी अटपटा लगेगा। तो बॉडी बनानी है तो पैरेलल, इसी टाइप से सिलेक्शन लेना है तो पैरेलल चलो बेटा, पैरेलल। बिल्कुल सही कह रहा है सरफराज, बिल्कुल सही कह रहा है। एनीवे बेटा, चलो ये चीजें भी बीच में आती रहेंगी, हम बातचीत करते रहेंगे, ये भी बहुत जरूरी होता है। देखो अब मैंने आपके सामने कुछ प्रॉब्लम रखी है, जल्दी से प्रॉब्लम के आंसर आने चाहिए बेटा। पहला प्रॉब्लम देखो, मैंने अभी जो बातें की आपसे, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट, लॉ दो आए हैं आपके, एक मेंडलीव वाला एक बाद वाला। द वेरिएशन इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू देम, किसके साथ रिलेटेड करोगे अब? अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट द वेरिएशन इन प्रॉपर्टी एलिमेंट रिलेटेड टू सी। बेटा सी, रिसेंट, बिल्कुल आपको मॉडर्न देना है। एटॉमिक नंबर पे सही बेटा, सही, तान्या सही, विनय, रितु, सादफ, श्लोक बिल्कुल सही। एटॉमिक मास नहीं देना, एटॉमिक मास वाली गलती तो की थी ना मेंडलीव ने, तभी तो डीमेरिट रह गई थी उसकी। और इसके साथ देखो, फिर मैं दूसरा प्रॉब्लम यहां देने जा रहा हूं। आजकल क्या है बेटा, अगर आप ये देख लो ट्रिक, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि मैं एक ट्रिक भी सिखाता जाऊंगा ऐसे में आपको।
अगर आपके पास एटॉमिक नंबर, इफ यू हैव एटॉमिक नंबर 104 से 1019 तक है, 18 तक, 104 से 118 तक आपका एटॉमिक नंबर है, तो बेटा ऑलवेज याद रखना, एग्जाम में फटाफट कर देना, अगर ग्रुप नंबर पूछ ले तो लास्ट 2 डिजिट वाला होगा, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। जैसे मैं बोलूं आपको कि भाई एटॉमिक नंबर है, क्वेश्चन देखना, एटॉमिक नंबर है 112, ग्रुप नंबर बताओ बेटा क्या होगा, ग्रुप नंबर, एटॉमिक नंबर 112, ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा, जल्दी रिप्लाई, हरी अप, क्या ग्रुप नंबर देंगे बेटा, एटॉमिक नंबर 112, 12 लास्ट वाला जो है वो 2 डिजिट देना है बेटा, लास्ट 2 डिजिट 12, मतलब ये जिंक कैडमियम मरकरी के साथ आएगा, अगला एलिमेंट डिस्कवर होगा ना, जिंक कैडमियम मरकरी के बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो 112 वाला होगा वो ग्रुप नंबर 12 में आएगा। मैं पूछूं आपसे नेक्स्ट नोबल गैस, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, ट्रिकी क्वेश्चन बेटा, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, हरी अप, दीपांशु, संध्या, शिवानी, हरी अप, क्या आंसर, 118 तो समीर गलत हो गया बेटा, थोड़ा सा हट गए, थोड़ा सा, 118 तो नोबल गैसेज होंगी ना, लास्ट वाला 18 ग्रुप होगा, पहले आपको नोबल गैस, अच्छा नोबल गैस ही पूछा मैंने, सॉरी नोबल गैस मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं हेलोजन पूछ रहा हूं, नोबल गैस, गुड बेटा गुड, सही हो बेटा, नोबल गैस पूछा है तो नोबल गैस आ गया, तो देखो 118 वाली नेक्स्ट नोबल गैस होगी। हाँ अगर मैं ये बोलता एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट हेलोजन, अब क्या आंसर होता बेटा, नेक्स्ट हेलोजन होता तो नेक्स्ट हेलोजन पूछता मैं, जो डिस्कवर हो चुकी है वो तो ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, रटने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट एस्टेटिन तक तो पता है, नेक्स्ट आ जाए, यहां पूछ लिया जाए आपसे नेक्स्ट विधि, गुंजन 117, यस बेटा, तो देखो ऐसा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, लॉजिकली क्वेश्चन पूछेगा, निखिल सही, मोने, गुंजन, सौरभ बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। चाल्कोजन बताओ, चाल्कोजन का नेक्स्ट एटॉमिक नंबर, चाल्कोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट चाल्कोजन, जल्दी से, चाल्कोजन कौन सा ग्रुप है, चाल्कोजन जल्दी, समीर गुड बेटा 116, बढ़िया बेटा, समीर का पहले सबसे पहले जवाब आया, देखो समीर। तो इस टाइप से आप, लेकिन ये ट्रिक आपने ध्यान रखना, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, शुड बी फोकस ऑन दीज एटॉमिक नंबर 104 टू 118, 104 से 118 तक जाना है बेटा, इनमें जो लास्ट 2 डिजिट होंगे उन डिजिट्स पर ध्यान देना है, वही आपका ग्रुप नंबर होगा। क्लियर, चलें आगे बेटा, जरा देखो नेक्स्ट देखो, लास्ट मेंबर इन ईच पीरियोडिक टेबल इज, इजी सा क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, इजी सा क्वेश्चन है, द लास्ट मेंबर इन, जल्द इस इजी क्वेश्चन में ये होता है कि आंसर तो सब दे दोगे, ये वैसा ही है केबीसी की तरह, जल्दी कौन देगा, जल्दी आंसर किसका आएगा बेटा, लास्ट मेंबर इन ईच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, लास्ट मेंबर, ए इनर्ट गैस, बिल्कुल बेटा, नोबल गैस, इनर्ट गैस, सबसे पहले आंसर आया मेरे पास, अब तो काफी सारे आ गए एक साथ, तो निकालना ही मुश्किल है, ऊपर बढ़ गए, लेकिन बहुत सारे बच्चों का आया, लेकिन फर्स्ट फिंगर वाला पॉइंट है कि सबसे पहले आंसर कौन देगा, पहले दिमाग किसका चलेगा। इसके साथ फिर एक क्वेश्चन का ट्रिक देखते जाओ बेटा, पीरियोडिक टेबल इजी टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन की हिसाब किताब देखो, हुआ क्या कि जब एलिमेंट की डिस्कवरी होने लगी बेटा, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर का डिस्कवरी होने लगा, तो कभी कोई ए कंट्री बी कंट्री का साइंटिस्ट कर रहा है, और जब उनकी वो सेमिनार होता है तो सारे इकट्ठा होते हैं, तो कोई कहता है कि मैंने डिस्कवरी किया है, मेरे कंट्री के ओनर पे रखो, इसका नाम रखो, फिर कोई कहता है कि मेरे नो मैंने किया है, मेरे खुद के ओनर के नाम, ओनर दो मुझे, मेरे नाम पे रखो, कुछ नाम रखे भी गए, जैसे रदरफोर्डियम है, अमेरिकन है, ऐसे कुछ एलिमेंट रखे गए। बाद में आईयूपीएससी ने झंझट ही खत्म कर दिया, उन्होंने बोला कि नो ये तो प्रॉब्लमेटिक चीज है, अब हम क्या करेंगे, आफ्टर 100 एटॉमिक नंबर,
हम क्या करेंगे, हम एक नंबर के लिए फिक्स कर देते हैं कि ये नंबर तो यही हो सकते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो सकते हैं बेटा नंबर। तो उसने 0 को कह दिया नील यूज करो, नील। 1 को क्या करो, अन यूज करो। 2 को बाई यूज करो। 3 को ट्राई यूज करो। 4 को जो है क्यू यूज करो क्वेड से। 5 को पेंट से यूज करो। 6 को हैग्स से करो। 7 को सेप्ट, सेप्ट ध्यान रखना सेप्ट है, ये हैप्ट नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैप्ट होता है, लेकिन यहां पर सेप्ट होता है। 8 को ओक से और 9 को इन से, ऐसे करो और उसका एब्रीविएशन दे दो। जैसे मान लो हमारे पास एलिमेंट नंबर हो गया 128, 128, तो हम पीछे ईएम लगा देंगे। देखो नाम क्या होगा पूरा लिखोगे। 1 को क्या लिखोगे, अन। 2 को बाई। 8 को ऑप्ट, पीछे ईएम लगा दोगे। लेकिन शॉर्टकट में कैसे लिखोगे, यूबीओ, यूबीओ ऐसे आएगा बेटा, ऐसे लिखा हुआ आएगा यूबीओ। सपोज मैं कह देता हूं ये लिखा हुआ आ गया यूएनएस, बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा, यूएनएस एटॉमिक नंबर। हरी अब बेटा जल्दी, क्या आंसर दोगे। यूएन, हाँ सही है बेटा, यूबीओ सही है दीपांशु। अब इसका बताओ यूएनएस, यूएनएस है तो एटॉमिक नंबर बताना है, क्या एटॉमिक नंबर होगा एलिमेंट का। सही सही, कनिका, कनिका का सबसे पहले आंसर आया। सदफ 197 कैसे आया बेटा, 197 नहीं आएगा, 9 के लिए तो इन होता है ना, इन 107, अन का 1, एन का नील, नील मतलब 0, एस का सेप्टिम, 107 सही आंसर है बेटा। और काफी सारे बच्चों ने दिया है, तो ये आपका सही आंसर। इसके बाद देखो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इसका ग्रुप नंबर निकालना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर बेटा देखो आपके सामने। पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, पहले ब्लॉक पता करोगे। तो आप पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भर के बाद में 3d में हो रहे हो, इसका मतलब पता लग जाएगा डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक है तो डी वाले इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन। गुड बेटा गुड, हरीश बिल्कुल सही। 5 आ जाएगा सबसे पहला आंसर, 5 नहीं, इससे पहले भी आया, सी की फॉर्म में दिया है भाई, सही है, सही बेटा सही, निकाल लोगे, कर लोगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि अब आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ये देखो पुरानी जो ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग पूछा गया है, ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग आया है। देखो बेटा, ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन द ग्रुप। किस प्लेस में, किस ग्रुप में रखा गया है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक पुरानी के अकॉर्डिंग एस ब्लॉक, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। इजी सा क्वेश्चन है बेटा। ये देखो, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 36 बिलोंग टू ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे बेटा, ब्लॉक पता करना है आपको। ब्लॉक क्या आएगा, ब्लॉक तो 36 ब्लॉक, पी ब्लॉक, सीधा पीरियोडिक टेबल याद है तब भी है, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d छोड़ के पहले 4s2, 3d10, 30 हो गए। फिर आ जाओ आप वापस 4p में, 6 आ गया, 36। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया तो p ब्लॉक लिख के भी दे सकते हो, डायरेक्ट याद है देन ओके बेटा, बिल्कुल सही बेटा। तान्या, फरीन, याशा, कनिका, गुंजन, आपके आंसर आ रहे हैं। तो ये कुछ और क्वेश्चंस में दे रहा हूं, ये आपने अपने हिसाब से इनको करना है। ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया ही था आपको। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम और पोटेशियम देखो 7 और 39 दिया है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रायड जो है उसका एटॉमिक मास आपने निकालना है। इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन, अभी मैंने आपको बताया इक्का एल्यूमिनियम एंड इक्का सिलिकॉन। तो गैलियम एंड जर्मेनियम। ये देखो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, कुछ जो जनरली हमने नहीं पढ़े होते और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, विच एलिमेंट नोन एज ब्लैक शीप, ब्लैक शीप, ब्लैक शीप किसको बोलते हैं। देखो इसमें हर एक एलिमेंट जो है, ब्लैक शिप जो है वो एलिमेंट को बोला जाता है फ्लोरीन को। फ्लोरीन ब्लैक शिप। हाइड्रोजन को बोला जाता है वांडरिंग एलिमेंट।
वांडरिंग एलिमेंट, एक जो आपका होगा जैसे लेंथेनम के बाद जर्कोनियम, लेंथेनम के बाद होफनियम, ये जो जर्कोनियम और होफनियम एलिमेंट होते हैं बेटा, इनको ट्विंस एलिमेंट बोला जाता है। ट्विंस, कुछ ऐसे, मतलब कोई बेस नहीं है याद करने वाले। ट्विंस, जर्कोनियम एंड होफनियम। हाँ बेटा, फ्लोरीन, ब्लैक शीट, हाइड्रोजन, वांडरिंग एलिमेंट और जर्कोनियम और होफनियम को ट्विंस एलिमेंट, ट्विंस बोला जाता है, मतलब इनको ट्विंस। अब देखो यहां पर, अब मैं कुछ इफेक्ट बता रहा हूं आपको। तो दो टाइप के इफेक्ट आपके आगे वाले जो है काम आएंगे, आगे वाले पार्ट में। दूसरा पार्ट होता है इसकी प्रॉपर्टी। इसमें देखो एक वर्ड देखना है आपने बेटा, शील्डिंग इफेक्ट। एक वर्ड देखना आपने, शील्डिंग इफेक्ट। एक चीज ये देखनी है, शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग वैसे इफेक्ट क्या होता है कि सपोज ये न्यूक्लियस है बेटा और ये कोई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। इसको ध्यान से देखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन जो भी आएंगे, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से रिपेल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। इसको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इस अंदर वाले इनर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन करते हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन ये शील्डिंग प्रोड्यूस करते हैं। शील्डिंग चाहे कोई से भी हो, बाहर वाले फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन, किससे? फ्रॉम न्यूक्लियस के बीच में ये इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे। तो अभी आपने देखो जो एक देखा था आपने, एस ऑर्बिटल, एस बिल्कुल स्फेरिकल पढ़ा था बेटा, तो इसकी शील्डिंग सबसे बेस्ट होती है। जैसे जैसे शेप लेता चला जाता है, जैसे आप डंबल शेप लेते हो, डबल शेप लेते हो, तो शील्डिंग और कॉम्प्लेक्स होते हो तो वीक होती चली जाती है, अच्छी तरह से शील्डिंग नहीं हो पाती है। तो आपको जब भी शील्डिंग इफेक्ट पूछा जाए तो सबसे बेस्ट एस इलेक्ट्रॉन, फिर पी, फिर डी और फिर एस पी डी एफ। एफ का सबसे पुअर शील्डिंग बोलोगे बेटा, पुअर शील्डिंग। इसका थोड़ा बहुत डी का शील्डिंग होता ही है। लेकिन एक चीज समझ रहे हो यहां पर आप, कि जो शील्डिंग है, आप तो सीधी सी बात समझो कि जब भी शील्डिंग हो रही है तो शील्डिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा तो साइज हमेशा बड़ा होगा बेटा। इसका मतलब जो शील्डिंग प्रोड्यूस करेगा, शील्डिंग इफेक्ट को एससी से लिखेंगे, या इसी का दूसरा नाम हमारा होता है स्क्रीनिंग। इसी को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना आप समझ लेना कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा मिलेगा। रिपल्सन ज्यादा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। अगर हम ऑर्बिटल के हिसाब से देखें तो एस की शील्डिंग सबसे बेस्ट होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। एफ की पुअर शील्डिंग है, इसलिए जो इसका बहुत काम आने वाली है आगे पुअर शील्डिंग इसकी। और डी ऑर्बिटल की शील्डिंग मतलब ना तो पुअर है ना बहुत ज्यादा गुड है, लेकिन शील्डिंग होता है, तो इसको बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है इस न्यूक्लियस का टोटल इफेक्ट निकालना है, तो हम इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो जितना इसके प्रोटॉन का नंबर है उसमें से शील्डिंग इफेक्ट हटा दो, जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा। आपके लेवल पर नो नीड ऑफ कैलकुलेशन भी आती है कि कैलकुलेट भी करना होता है, लेकिन आपको नीट लेवल पर कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ आपको यह क्लियर करना है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या चीज है। तो शील्डिंग इफेक्ट एक सेंटर पॉइंट पर बीच में इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन के बीच में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना इफेक्टिव कम हो पाएगा, तो उसकी शील्डिंग ज्यादा होती जाएगी। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो होता है वो कम होता जाता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता जाएगा। और एक इसी से मिलता जुलता वर्ड है बेटा, वो भी आपसे पूछा जाता है,
उसको बोलते हैं हम पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेट का मतलब होता है न्यूक्लियस की तरफ दबना, जो पास होना। क्लोजर टू, पेनिट्रेट होता है ना, पेनिट्रेट मतलब दबाना, क्लोजर टू न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज होगा बेटा, उसका पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी ऐसा ही होता है जैसा शील्डिंग इफेक्ट होता है। तो एस का सबसे ज्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। वो भी पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी एसपीडीएफ होता है, लेकिन पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बढ़ने से साइज कम होता है। इसके इफेक्ट से अगर पेनिट्रेटिंग इफेक्ट इंक्रीज हुआ बेटा आपका, तो आपका साइज कम होगा। ये ध्यान रखना है। दोनों इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट है और पेनिट्रेटिंग इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट बराबर के हैं। लेकिन एक इफेक्ट जो होता है, शील्डिंग इफेक्ट, साइज बढ़ाता है और पेनिट्रेटिंग इफेक्ट साइज कम करता है। यहां पर जब बात बेटा कम साइज की आ जाती है, तो इस पॉइंट पे फोकस करना। जब आपका जो ये होता है, ये आपका कम पर आ जाते हो आप, यहां से सपोज फ्रॉम बिगिनिंग ले रहा हूं मैं, कम पर आ जाते हैं हम, कम साइज पर आ जाते हैं। तो यहां पर मैं आपसे साइज का जो पॉइंट है वो ऐसे डिस्कस करना चाहूंगा। साइज का मतलब बेटा किसी भी एटम का साइज है। जैसे ये एक थ्योरेटिकल बात है कि सेंटर से बाहर तक जहां इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, वो जो रेडियस काउंट करते हैं उसको हम उसका साइज बोल देते हैं। लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल चीज है बेटा, ये जो साइज है इम्प्रैक्टिकल चीज है। प्रैक्टिकल चीज क्या होगी, पहले आप उस एटम का बॉन्डिंग देखोगे। अब जो बॉन्डिंग है, एटम क्या बना सकता है, जैसे आपके पास बॉन्डिंग के हिसाब से वो बना सकता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड में भी आपके पास टू टाइप के कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, या वो बना सकता है आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और आपका बना सकता है पोलर कोवलेंट। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल अगर आप देखो, जैसे Cl और Cl, तो Cl और Cl में कोई पोलरिटी नहीं होती, इसलिए बिल्कुल आप इसकी न्यूक्लियस का हाफ कर सकते हो। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज d है, d इज इक्वल टू इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, मतलब 2r। तो रेडियस जो है d इज इक्वल टू 2r कर सकते हो, या आप कह सकते हो r इज इक्वल टू जो हो जाएगा बाई d आ जाएगा नॉन पोलर में। लेकिन अगर पोलर कोवलेंट रेडियस है बेटा, देखो पोलर कोवलेंट रेडियस का एग्जांपल जैसे HCl, तो HCl में क्या होता है कि कुछ पार्ट जो Cl है वो कुछ पार्ट इसके इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहां क्या होगा, कुछ पार्ट कॉमन हो जाता है, इसलिए जो बीच का डिस्टेंस है d, पोलर वाले में, पोलर कोवलेंट रेडियस में जो आप d लेते हो, d एक का रेडियस प्लस दूसरे के रेडियस और उसमें से 0.09 डेल्टा x इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कम करते हो। यहां पर जो बीच का डिस्टेंस होगा d, जो d लिख रहा हूं मैं यहां पर, d जो है आपका d इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। डी जो होगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। आर का मतलब रेडियस ए का या बी का, आर का मतलब है रेडियस। तो इसमें चीज देख रहे हो आप, जब भी कोवलेंट बॉन्ड है किसी के बीच में, वो दोनों सेम एटम है, तो तब तो डी इज इक्वल टू 2r सीधा रेडियस निकाल सकते हो बेटा आप। लेकिन अगर दो अलग अलग हैं तो आर ए प्लस आर बी में इतनी वैल्यू प्रैक्टिकली माइनस करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं स्टीवेंसन इक्वेशन। तो नाम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। जैसे एज एग्जांपल अभी लेता हूं, न्यूमेरिकल टाइप लेता हूं, पहले मैं कंप्लीट कर लूं, लेट मी कंप्लीट। दूसरा रेडियस होता है आपके पास कोवलेंट रेडियस के बाद होता है मेटेलिक रेडियस।
किसी एलिमेंट का कोवलेंट बॉन्ड की बजाय मेटल, मेटल जैसे आप कॉपर देखते हो, तो कॉपर या किसी भी मेटल में क्या होगा, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और एक क्रिस्टल बना लेगा ऐसे Mn, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बीच में घूमते रहेंगे। तो इसमें 2m के बीच का डिस्टेंस निकालूंगा मैं, देखो तो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि कुछ स्पेस इलेक्ट्रॉन भी ले लेंगे, कोवलेंट के कंपैरिजन में ज्यादा आएगा। इस रेडियस को हम बोल लेंगे रेडियस मेटेलिक, मतलब मैं लिख दूंगा Rm। कोवलेंट रेडियस को आप लिख सकते हो RC, R कोवलेंट रेडियस, R मेटेलिक रेडियस। फिर एक होती है बेटा आपकी वेंडरवाल रेडियस, साइज में। वेंडरवाल रेडियस एक्चुअल रेडियस है ही नहीं, वो तो दो एटम के बीच का एक वीक अट्रैक्शन है। जैसे मान लो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये Cl और ये Cl, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन, Cl Cl, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल हो रहा है बेटा, तो इनमें ये वाली रेडियस आप जो देख रहे हो वो तो पहले पढ़ चुके हो, वो कोवलेंट रेडियस है। ये दो को आप अगर सॉलिड स्टेट में पास में ले आओ मॉलिक्यूल को, तो एक लिमिट तक ही तो पास में आएंगे इन सॉलिड स्टेट, एक लिमिट तक पास में आएंगे, यहां तक आगे सपोज पास, ये एक वीक अट्रैक्शन आ गया इन दोनों के बीच में। जो ये वीक अट्रैक्शन मतलब एक डिस्टेंस आ गया, वीक डिस्टेंस, एक्चुअल बॉन्ड नहीं है ये वीक डिस्टेंस जो है इसका हाफ करेंगे, तो ये वाली रेडियस जो आ गई इसके सेंटर पॉइंट से यहां तक या इसके सेंटर पॉइंट के यहां तक, इस वाली रेडियस को बोलते हैं, मतलब ये रियल बॉन्ड नहीं होता है, वेंडरवाल रेडियस। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोवलेंट रेडियस हो गया तो उसमें तो दो एटम के बीच डायरेक्ट बॉन्ड बन गया, उसका हाफ कर लिया, या थोड़ी ओवरलैपिंग होगी तो उतना पार्ट हमने कम कर दिया। मेटल में क्या हुआ, मेटल में मेटल आयन, जैसे आपने देखी होगी कभी भी रोड देखी है, ये आयरन का रोड है सपोज, मेटल की डिमांड भी कर रहा है कोई बच्चा, फरहीन है जैसे, देखो फरहीन, ये मेटल की रोड है। अगर इस मेटल की रोड को आप हाथ से पकड़ करके एक सिरा जो आपका गर्म करने लग दो, आप ये इस सिरे से पकड़ लिया आपने और इस सिरे से आप गर्म करने लग जाओ, तो आप देखोगे थोड़ी देर में आपको मजा आने लगेगा। यहां दूसरे सिरे पर आपने गर्म इस सिरे से किया है, लेकिन मजा इस सिरे से आएगा और आप छोड़ दोगे रोड को, होगा कि नहीं होगा ऐसा? या इस लोहे की रोड को आप क्या करना कि आप स्विच के अंदर डाल के देखना, किसी जो स्विच में पिन डालते हैं यहां पे वायर डाल के देखना फरीन, तो भी मजा आ जाएगा। मतलब वो क्या हुआ, वो हीट या करंट यहां कैसे पहुंची, यहां कैसे पहुंची, आप तो इधर दे रहे थे, इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसको फ्लो करके यहां पहुंचा देते हैं। तो ये जो फ्री होते हैं तो इसकी बॉन्डिंग भी इस टाइप से होती है, जैसे ऊपर देख रहे हो आप, इसमें मेटल आयन एक फिक्स जगह पे होते हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, तो बीच में जगह में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। हमें दो मेटल के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ता है, तो बीच वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी लेना पड़ता है हमें, और उसका आधा करेंगे हम तो कुछ एक्स्ट्रा आएगा, इसीलिए इस रेडियस को हम बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। क्लियर है बेटा? फरीन मेटेलिक रेडियस कि मेटल तो है ही, बीच में इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे घूम रहे हैं जो फ्री हैं, उन इलेक्ट्रॉन को भी वाले प्लेस को भी आपको साथ में लेना पड़ेगा। और यहां जो वेंडरवाल रेडियस कह रहे हो, ये तो दो मॉलिक्यूल के पड़ोसी जो है, एडजेसेंट जो एटम है, उनके बीच का डिस्टेंस है, मतलब वो पास में कितना आके रुक सकते हैं, तो ये वाला हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा, एक ही एटम, भाई एक ही सेम एटम सभी टाइप की बॉन्डिंग बना सकता है ना, सेम एटम कोवलेंट भी बना सकता है कंपाउंड, सेम एटम मेटेलिक भी बना सकता है, सेम एटम वेंडरवाल भी बना सकता है, सेम एटम कोवलेंट कंपाउंड मेटेलिक या वेंडरवाल। तो बताओ सेम एटम की रेडियस क्या इक्वल होगी या अनइक्वल होगी? पहला क्वेश्चन मेरा आंसर बेटा, सपोज सेम एटम कॉपर है, कॉपर कोवलेंट बॉन्ड भी बना रहा है, कॉपर मेटेलिक बॉन्ड भी बना रहा है, कॉपर वेंडरवाल रेडियस भी बना रहा है, तो बताओ बेटा अगर कोई एलिमेंट कोवलेंट रेडियस बना रहा है या मेटेलिक या वेंडरवाल, तीनों की सेम आएगी? अनइक्वल होगी। बिल्कुल सही है हरीश, तुम बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, अनइक्वल होगी। तो सबसे छोटी रेडियस कौन सी होगी अगर एग्जामिनर आपसे पूछे? अनइक्वल। निखिल अनइक्वल, तो दीपांशु अनइक्वल, याशा अनइक्वल, बिल्कुल सही है बेटा, इक्वल नहीं हो सकती, अनइक्वल होगी। अब क्या मुझे यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, which radius is minimum among in three radius? Which radius is minimum among three radius? कोवलेंट रेडियस और मेटेलिक रेडियस और वेंडरवाल रेडियस। कौन सी रेडियस बेटा अनइक्वल है? तो छोटी सबसे कौन सी होगी उनमें से?
डायग्राम देखो आपके सामने, सब पिक्चर क्लियर है आपके सामने। सबसे छोटा कौन सा होगा? जे कृष्णन, बिल्कुल सही आंसर बेटा, जे कृष्णन। संध्या बिल्कुल सही आंसर। कोवलेंट, गुंजन गलत आंसर बेटा। गुंजन वेंडरवाल रेडियस तो सबसे बड़ी होगी बेटा, वो तो एक्चुअल रेडियस, वो एक्चुअल बॉन्ड है ही नहीं बीच में, वो तो बहुत बड़ी होगी, वो तो आप यहां भी देख रहे हो गुंजन। कोवलेंट होगी गुंजन, कोवलेंट देखो ये रही, ये इतनी है, देखो ये वाली, ये कोवलेंट है इस क्लोरीन की रेडियस। और इस डायग्राम में देखो ये वाली यहां से लेके यहां तक वेंडरवाल है। तो बड़ी सबसे कौन सी होगी बेटा? बड़ी सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा? अगर एक ही एटम के लिए हम बात करें तो सबसे बड़ी रेडियस किसको लेंगे बेटा? कोवलेंट मिनिमम हो गया, इट्स ओके। अब हम सबसे बड़ा रेडियस कौन सा लेंगे इन तीनों के अंदर बेटा? एक ही एटम के लिए कोवलेंट, मेटेलिक और वेंडरवाल आएगा। वेंडरवाल, वेंडरवाल बेटा, सही सही आंसर वेंडरवाल। तो एग्जाम में याद रखना इस बात को, एग्जाम में आएगा बेटा, ऐसा लिखा हुआ आएगा। इस एग्जाम में इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि अगर ये तीनों रेडियस लिखी भी आएंगी तो ऐसे लिखी हुई आएंगी, आर सी, आर सी मतलब कोवलेंट, कोवलेंट से बड़ी आर एम मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस से भी बड़ी आर वी वेंडरवाल। ये लिखा हुआ आएगा बेटा, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, आर कोवलेंट, आर मेटेलिक, आर वी वेंडरवाल रेडियस। अगर तीनों साइज कर लो आप तो तीनों साइज में आर कोवलेंट, आर मेटेलिक और आर वेंडरवाल रेडियस आपका आएगा। क्लियर? अब एक रेडियस और रहेगी बेटा, दिमाग में आ रही हो तो, आयनिक। एक बात और कर सकते हैं हम, एक और कर सकते हैं, आयनिक। अब हमारे पास जो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस में देखो एक अलग टाइप का रेडियस हो सकता है आयनिक। आयनिक रेडियस, सपोज मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है बेटा, सोडियम या क्लोरीन, क्लोरीन लीजिए, न्यूट्रल एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखो 17 एटॉमिक नंबर है, 287। मतलब इसमें क्लोरीन को मैं बनाऊंगा तो ये ऐसा आ जाएगा Cl, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और फिर आपके 7 इलेक्ट्रॉन। सपोज ये आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देता हूं बेटा, तो यहां मेरे पास आ गए प्रोटॉन 7 और इलेक्ट्रॉन 7। ये मेरे पास न्यूट्रल एटम, पहले टाइप का क्वेश्चन, ये न्यूट्रल एटम। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो अब क्या हो जाएगा? प्रोटॉन, साइज भी देख लो, प्रोटॉन तो 7 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रेशियो इंक्रीज हो गया बेटा, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो अंदर की तरफ खींचेगा कुछ साइज प्रोटॉन, और साइज पहले से छोटा हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, ये बन जाएगा मेरा Cl पॉजिटिव। अगर बेटा मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं इसको तो 287 तो पहले ही थे, तो प्रोटॉन 7 पहले थे, इलेक्ट्रॉन 7 पहले थे, एक और आ गया और इनके अंदर दो बातें हुई। एक तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन इंक्रीज हुआ। और दूसरा देखो, अब की बार इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन इंक्रीज हो गया तो बेटा साइज इंक्रीज हो गया। और दूसरा, इसके अंदर प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट है, मतलब प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो कम हो गया। तो प्रोटॉन का रेशियो कम हो गया तो प्रोटॉन अनइफेक्टिव हो गया, तब भी साइज इसका अपोजिट हो जाएगा। ये साइज डिक्रीज हुआ था, ये प्रोटॉन इंक्रीज हुआ था, प्रोटॉन डिक्रीज हो रहा है तो साइज इंक्रीज हो। तो ये जो बनेगा Cl नेगेटिव बनेगा। तो इट मींस अगर मैं एक न्यूट्रल एटम लूं तो उससे उसका कैटायन हमेशा छोटा न्यूट्रल एटम से, और एनायन हमेशा बड़ा होगा बेटा, लेकिन सेम एटम के लिए। तो कैटायन स्मॉलर होगा न्यूट्रल से,
और एनायन बड़ा होगा, साइज इंक्रीज होगा, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। तो कैटायन जो होता है अपने वाले से, न्यूट्रल एटम से साइज में छोटा, और एनायन जो होता है साइज में बड़ा होता है। तो यही चीज बेटा आप किसके लिए लगा सकते हो, देखो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए लगा सकते हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अगर आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम देख रहे हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देख रहे हो बेटा, इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम, तो इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम है तो सेम चीज कर देना। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखे, साइज छोटा करना बेटा। और जितना बेस्ट हिंट है, ये क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, और जितना नेगेटिव चार्ज दिखे उतना साइज बड़ा कर देना। नेगेटिव वालों के साइज बड़े, पॉजिटिव वालों के साइज छोटे। नेगेटिव वालों के साइज बड़े, पॉजिटिव वालों के साइज आपके छोटे होंगे। तो अगर पॉजिटिव वालों के साइज छोटे हो रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो साइज बड़ा हो रहा है। तो इसमें हम ये एग्जांपल तो दे सकते हैं ना बेटा। मान लो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि ये Mg2 पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव है, फिर मेरे पास O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव। इन चारों का साइज बताना है मुझे, डिफरेंट एटम है बेटा, इन चारों का साइज बताना है। तो पहले क्या होगा, यू नीड टू चेक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, तो किसी में भी इलेक्ट्रॉन निकालो, देखो बेटा कितना आएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, सभी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, सभी में इलेक्ट्रॉन 10 है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी। 1 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है, वहां पर कुछ ज्यादा करना ही नहीं है, बस मस्ती से। आपका क्वेश्चन दिखेगा आपको सीधा, आपका सामने क्वेश्चन रखा होगा और आपको आंसर देना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब ये 4 की 4 स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन योर स्क्रीन एंड आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज। ऋतु बेटा गलत कर दिया ना, सोडियम Na का स्मॉलेस्ट साइज कैसे होगा, मैंने ऊपर देखो लिखा है विच ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज Na, गलत कर दिया बेटा, अभी भी गलत दे रहे हो आप आंसर। इसका मतलब मोनी वर्मा ने गलत दिया है बेटा, बाकी सबके सही आ रहे हैं। कि मैंने क्या बोला है, जिसका इससे इजी तरीका तो ट्रिक हो ही नहीं सकता बेटा। आपने आज तक बहुत बार किया होगा ये टॉपिक, कई जगह क्वेश्चन किए होंगे, इससे इजी ट्रिक नहीं हो सकता। क्या कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, जितना पॉजिटिव चार्ज बेटा ज्यादा उतना साइज छोटा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज बड़ा। तो जिन्होंने सोडियम आंसर दिया है वो जरा सोचो, Na पर 1 पॉजिटिव चार्ज है बेटा और Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पर, समझ गए ना बेटा मोने, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पर। अगर मैं यहां पर एक चीज और ऐड कर देता, कर देते हैं, मजे लेने के लिए कर देते हैं भाई, एग्जामिनर मजे ही तो लेता है हमारे, कुछ भी डाल देता है और पूछ लेता है। एक Al+3 और डाल दिया। अब बताओ, अब इन पांचों में साइज सबसे छोटा किसका होगा? यस शिवानी बेटा ठीक है, लार्ज साइज। मोस्टली रॉन्ग होता था ना सरफराज, अब कभी नहीं होगा बेटा, अब नहीं होगा। अब देखो आप, मैंने एल्यूमिनियम और ऐड कर दिया, एल्यूमिनियम, बिकॉज एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ गया। जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज छोटा। जितना देखो आदमी नॉलेजफुल होता जाता है, जितना नॉलेजफुल होता जाता है आदमी, पॉजिटिव एनर्जी आती जाती है। जितना नॉलेज होता जाएगा, जितनी पॉजिटिव एनर्जी होती जाएगी, उतना वो उसका ईगो छोटा होता जाएगा बेटा। ईगो बहुत कम होता है, छोटे आदमी का ईगो बहुत बड़ा होता है जिसमें नॉलेज नहीं है। रास्ते में चला बैठा हुआ कोई, एक एग्जांपल लो, रास्ते में कोई बैठा हुआ है, छोटा आदमी कोई बैठा हुआ है, और मान लो आपका अनजाने में इनएडवर्टेंटली आपका कंधा लग गया उसको, वो आपसे बेटा लड़ पड़ेगा, उसकी ईगो बहुत बड़ी है। जितना छोटा आदमी है उसकी ईगो बहुत बड़ी है। और कोई ऐसा बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी,
उसको आपको कंधा लग गया, वो कहेगा नहीं, आपको ही सॉरी कहेगा, वो कहेगा सॉरी सॉरी। जितना बड़ा आदमी उसकी ईगो उतनी छोटी, जितना छोटा आदमी उसकी ईगो उतनी बड़ी। लाइफ में चलता है बेटा, ये लाइफ में ऑब्जर्व करोगे, जितना आपको नॉलेज आता जाएगा ना, आप आपस में फ्रेंड्स में भी देख सकते हो, आप आपस में फ्रेंड्स में ऑब्जर्व कर सकते हो कि देख लेना जिसको ज्यादा दम नहीं होगा जिसमें, वो ज्यादा ऐसे शो ऑफ करेगा, क्योंकि करने की जरूरत पड़ती है ना, उसको प्राउड दिखाना पड़ता है उसको। लेकिन जिसमें जितना ज्यादा होगा मुस्कुरा रहा होगा, ऐसे चुपचाप हंस रहा होगा। तो जितना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा बेटा, आपकी ईगो छोटी होती जाएगी। सेम वही चीज, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज छोटा, जितना पॉजिटिव चार्ज कम उतना साइज बड़ा। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है आपका। देखो साइज से रिलेटेड बेटा जो भी क्वेश्चन बन सकता है, साइज से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्लियर है कि आपने पहले तो कोवलेंट, मेटेलिक और आयनिक रेडियस में बात करनी है, फिर एक ही एटम का कैटायन एनायन बात करना है, और फिर अलग अलग एटम है पर उसमें चेक कर लेना बेटा, अलग अलग एटम में जो है वो आपको चेक कर लेना है कि अलग अलग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं है। इलेक्ट्रॉन पहले चेक कर लेना बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तभी हमको ये देना है। इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद 3 प्रॉपर्टी और आती हैं आपकी साइज के बाद। और एक चीज और ध्यान रखना कि कुछ क्या है, एक्सेप्शनल से पॉइंट मिलते रहते हैं हमें, तो वो तो धीरे धीरे हम याद करते रहेंगे। जैसे जब भी करोगे ना आप, जब भी आप करोगे तो आप देखना कोई भी पीरियड में, इन पीरियड जनरली साइज डिक्रीज, बट लास्ट मेंबर इज ऑफ लार्जेस्ट साइज। जैसे मान लो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है बेटा, रुबीडियम है, मैं गलत लिख दिया, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और लास्ट में नियोन। तो जब भी चलोगे तो साइज पहले डाउन होता जाएगा, लेकिन लास्ट में एकदम सबसे बड़ा हो जाएगा, बिकॉज नियोन नोबल गैस है, और नोबल गैस बॉन्ड नहीं बनाती, एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता, एक्चुअल बॉन्ड नहीं होता, तो इसकी वैंडरवाल रेडियस हमें कंसीडर करना पड़ता है। वैंडरवाल रेडियस कंसीडर करना पड़ता है, और वैंडरवाल रेडियस जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। इसलिए किसी भी पीरियड में जो होगा नियोन लार्जेस्ट साइज का होगा, वैसे साइज कम होना चाहिए। तो ऐसी चीज ध्यान रखना, एक ये वाला पॉइंट। एक ये भी काफी पूछा जाता है बेटा, Li पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव। LiMg बहुत रेयर है बेटा, बहुत कम ध्यान जाता है। Li पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आ जाए तो दिखने में ऐसा लगता है ये पीरियड बड़ा है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम बड़े साइज का होगा, लेकिन लिथियम करना बेटा, लिथियम Li पॉजिटिव इज लार्जर देन Mg पॉजिटिव। एक्सेप्शनल सा केस है, क्योंकि इनमें बहुत कम फर्क होता है, डेटाबेस है। जब तक डेटाबेस नहीं देखोगे ना, किसी अच्छे बुक्स के अंदर की डेटा देखोगे तो पता ही लगेगा, थियोरेटिकली सीधा सोचोगे तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो हम क्वेश्चनिंग भी करेंगे बेटा, उसके साथ भी आता जाएगा। तो ये आपका जो है दैट्स ऑल अबाउट फॉर योर टुडे क्लास। और इसके अंदर आगे वाली जो प्रॉपर्टी है मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, अपने क्लोज ही कर देंगे 2 दिन के अंदर इस चैप्टर को, क्योंकि बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है। जो इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है वो हम उठा लेंगे, फिर हम आईपी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दीज 3 प्रॉपर्टी वी विल सी इन द नेक्स्ट टाइम। तो देखो बेटा इजी है चैप्टर, बस चैप्टर में ये ध्यान रखना है करना कैसे है आपने, है ना। तो ये देखना है आपने करना कैसे है। तो सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन, है ना। कल फिर आएंगे, कल मिलते हैं अपने, फिर आगे वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। टिल देन तक बाय बाय बेटा, थैंक यू।